नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पिछली क्लास में अध्ययन किया था और यदि आप लोगों ने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, जिससे आप एक दूसरे को बहुत स्पष्ट तरीके से कोरिलेट करें और समझ सकें। तो हमने पिछली क्लास में आपसे हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता इसका क्यों नाम पड़ा, क्यों इसी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता और इसी सभ्यता को क्यों हम आद्य ऐतिहासिक काल या मेलुहा सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है या इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, हमने इसके विषय में पिछली क्लास में अध्ययन किया था और यहाँ तक कि इसके कालखंड के बारे में हमने अध्ययन किया था और जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी और किस तरीके से पहला पूरा स्थल कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का, इन सब के बारे में पिछली क्लास में बहुत ही स्पष्ट तरीके से गहन अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी उसी क्लास के वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसका कौन-कौन से बड़े महानगर थे और उसमें से कितने देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हैं, भारत से कितने राज्यों से साक्ष्य प्राप्त हैं, इन सब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पिछले क्लास का हम जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी एक है और उस नदी के बाद जब प्रारंभ में खुदाई उत्खनन का काम हुआ तो उस समय जो भी पूरा स्थल मिल रहे थे वो सिंधु नदी या उसके सहायक नदियां, सहायक का मतलब जो उससे उसमें जाके मिल जाती हैं। बड़ी नदियों में जब छोटी नदियां मिल जाती हैं तो उन छोटी नदियों को सहायक नदियां कहते हैं। तो जैसे रावी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो जब प्रारंभिक पुरा स्थल की खुदाई हो रही थी तो सारे प्रारंभिक पुरा स्थल जो है कहां से, सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता बाद में इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब बाद में खुदाई हुई तो भिन्न-भिन्न भारत से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होने लगे, पाकिस्तान से साक्ष्य प्राप्त हुए और क्या कहते हैं अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। तो एक सिंधु नदी के ही आसपास नहीं, बहुत सारी अलग-अलग नदियों के पास इस सभ्यता के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके कारण अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता न रख के हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा कि अब इसका हम नाम क्या रखें, हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो है सर्वप्रथम जो पूरा स्थल था वो पूरा स्थल हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा पूरा स्थल की खुदाई हुई, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो पूरा स्थल है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है पंजाब प्रांत में, वहीं पर जो है पूरा स्थल जो है हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा पूरा स्थल प्राप्त हुआ, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में लोग जो है कांसे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और एक बात आप याद रखिएगा, मानव सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भले ही कांसे की खोज की थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक औजार किस धातु का प्रयोग किया करते थे, सर्वाधिक उपकरण किस धातु का प्रयोग करते थे, तो वो तांबे की धातु का। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता जरूर थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता होने के बावजूद भी हड़प्पाई वासी जो थे सर्वाधिक जो उपकरण तांबे के उपकरण या औजारों का प्रयोग किया करते थे, ना कि कांसे का। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक औजार किस धातु का प्रयोग किया करते थे, किसका, तांबे का, क्योंकि तांबा बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता था और तांबा जो है बहुत शार्प हो जाता है, बड़ा नुकीला हो जाता है, इसके कारण तांबे की धात ज्यादा बनाया करते थे। तो इस तरीके से हमने कैसे आपको जो है बताया कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टिन दोनों मिलकर क्या बनाया गया था, कांसा। कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। कांसा कैसी धातु है, मिश्र धातु है, किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टिन का। हमने इसका अध्ययन किया था। मेलुहा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द प्रयोग करते थे। सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करने के कारण इसे मेलुहा सभ्यता भी कहकर पुकारा गया। बाद में जब पुरा स्थलों की खुदाई हुई तो ज्यादातर पुरा स्थल जो है सरस्वती नदी के पास प्राप्त हुए पुरा स्थल, इस कारण से इसे सरस्वती सभ्यता भी कहकर पुकारा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल क्यों?
क्योंकि इस काल के मानव जो है पढ़ना लिखना जानते थे और इनकी लिपियां भी थी, लेकिन इनकी लिपियां इतनी क्रिटिकल थी जिसके कारण उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण से इसे आद्य ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल की कुछ चीज बातें स्पष्ट हैं। पहला कि इन जो लिपियां थी, जो लिपि थी उसके 400 अक्षर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के 400 अक्षर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखने का तरीका था वो पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लेखन कला की जो शैली थी वो हलावर्त, गौमूत्रिका या बोस्ट्रोफेडस शैली थी। और इनकी लिपि जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिखने की लेखन लिपि का जो नाम था वो चित्राक्षर, चित्र बना बना के लिपि किए थे, जिसे भाव चित्रात्मक भी कहते हैं। तो इसे चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक कहते हैं। और हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी ब्रिटिश सरकार को, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया और उसे क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। उसके बाद 1853 से लेकर 1876 में जनरल कनिंघम ने हड़प्पाई पुरास्थलों का सर्वेक्षण किया और वही जनरल कनिंघम ही प्रथम डीजी, एएसआई के प्रथम डीजी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी थे, महानिदेशक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो जनरल कनिंघम। और जनरल कनिंघम ने सर्वेक्षण किया और ये प्रथम जो है महानिदेशक एएसआई के थे। उसके बाद फिर 1861 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो है गठन किया गया, एक प्रकार से किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 है, उनके समय में जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का विस्तृत रूप से जो गठन हुआ वो जो है लॉर्ड कर्जन आए, है ना। तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो है उस एक विभाग बनाया गया। उसके पहले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण था लेकिन उसका विभाग एक गठन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। इस तरीके से फिर मूलतः जब इसकी प्रथम बार जो है इसकी खुदाई हुई वो कब, 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार जो है क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई श्री राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन का कार्य किया। और उसका डीजी कौन था या एएसआई कौन था, तो जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पाई पुरास्थल या हड़प्पा पुरास्थल की सर्वप्रथम खुदाई जो है श्री राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास हमने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 6 बड़े महानगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने बड़े महानगर थे, 6। और उनका ट्रिक है, अगर हम 2015 से पहले की बात करें तो 2015 से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े महानगर की श्रेणी में क्रम रखा गया था वो था मोहन, हड़, गढ़, राखी, धौला, काली। ये ट्रिक है ना। मोहन, हड़, गढ़, राखी, धौला, काली। 2015 से पहले इस तरीके से इस क्रम में बड़े नगरों की श्रेणी के क्रम में रखा गया था। अर्थात सबसे पहले मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर आता था, दूसरे नंबर से हड़प्पा और तीसरे नंबर पर गढ़वारी वाला, चौथे नंबर पर राखीगढ़ी और पांचवें नंबर पर जो बड़ा नगर था धौलावीरा और छठवें नंबर पर जो बड़ा नगर आता था कालीबंगा या कालीबंगन था। तो 2015 से पहले, तो 2015 से पहले सबसे बड़े महानगर की श्रेणी में कौन था, मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद हड़प्पा, फिर उसके बाद गढ़वारी वाला या गनेरी वाला, और चौथा जो था राखीगढ़ी और पांचवा धौलावीरा और छठा जो था कालीबंगन था। लेकिन 2015 में राखीगढ़ी पुरास्थल की और ज्यादा खुदाई हुई तो और विस्तृत क्षेत्र मिला, जिससे ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो सबसे बड़ा महानगर था वो कौन था, राखीगढ़ी। तो अब जो है बड़े महानगरों की जो क्रम हो गया वो बदल गया। अब क्या हो जाएगा, राखी, मोहन, हड़, गढ़, धौला, काली। राखी, मोहन, हड़, गढ़, धौला, काली। राखी का मतलब राखीगढ़ी, फिर मोहन का मतलब मोहनजोदड़ो, राखी, मोहन, हड़, हड़ का मतलब हड़प्पा, राखी, मोहन, हड़, गढ़, गढ़ का मतलब गढ़वारी वाला, और उसके बाद धौलावीरा, फिर उसके बाद कालीबंगन। इस तरीके से
जो है क्रम है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, चार्ट दे देगा, तो हमने आपको बताया जैसे राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी ऑप्शन में नहीं देगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, धौलावीरा दे देगा, तो आपके दिमाग में आएगा तो हमको तो राखी गढ़ी पढ़ाया गया था। तो उसमें से 4 में से देखिए कि वो 4 में से कौन वाला सबसे बड़ा महानगर है, क्योंकि ये बड़े से छोटे महानगर के क्रम में हमने इसको सजाया है। तो आपको इसको याद रखना है, राखी गढ़ी, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हड़प्पा, चौथा गणेरी वाला या गढ़वारी वाला, और पांचवा जो था धौलावीरी और धौलावीरा, और छठवा जो था कालीबंगन। तो आपको ये स्पष्ट तरीके से समझ में आया। अब हम बात करेंगे भारतीय वर्तमान समय के भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल प्राप्त हैं। वर्तमान समय के भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप भारत 8 देशों का एक समूह है, और उन्हीं 8 देशों के समूह को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बना है। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया भी था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, और क्या कहते हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव और या बांग्लादेश, ये 8 राष्ट्र मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। अर्थात ये इंडियन प्लेट्स में ये देश जो है बने हुए हैं। तो इस कारण से इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट में ये देश आते हैं, तो इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप के कितने देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हैं? 3 देशों से। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हैं। और कौन कौन से हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारतीय उपमहाद्वीप से सिंधु घाटी सभ्यता के कितने देशों से साक्ष्य प्राप्त हैं? 3। कौन कौन से? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और भारत से सिंधु घाटी सभ्यता के 7 राज्यों से पूरा स्थल प्राप्त है। भारत से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 7 राज्यों से पूरा स्थल प्राप्त है। तो भारत के कुल कितने राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल प्राप्त हैं? 7 राज्यों से। और 7 राज्यों का भी मैंने टीका आपको बनाया है, आप याद रखें। पंज महाराज हरि गुजर कसम उतर। पंज महाराज, महाराज, हरि, गुजर, कसम, उतर। 7 हो गया। पंज महाराज, हरि, गुजर, कसम, उतर। अब इसका ठीक हो गया। अब इसका नाम हम पढ़ लेते हैं। पंज का मतलब पंजाब, तो पंज पंजाब। महा का मतलब महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र। राज का मतलब राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। हरि का मतलब हरियाणा, और उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कश्मीर, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कश्मीर, और कहां से? उत्तर प्रदेश से। इन 7 राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है? भारत से साक्ष्य प्राप्त हैं। पाकिस्तान से कुल 3 प्रांतों से या 3 राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हैं। पाकिस्तान के कुल कितने प्रांतों या कितने राज्यों से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हैं? 3 राज्यों से। जबकि भारत के 7 राज्यों से। पाकिस्तान के 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप इसका भी टिक आगे, पंज ब्लू सिंध। पंज ब्लू सिंध। पंज का मतलब पंजाब, पंजाब पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में आता है, पूर्वी पंजाब भारत में आता है। तो पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, और एक कौन था? सिंधु। तो पंज ब्लू सिंध, पंज ब्लू सिंध। पाकिस्तान से कितने प्रांत? 3, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंधु। यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है? साक्ष्य प्राप्त हैं 3 राज्यों से। और अफगानिस्तान से केवल 2 ही पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 ही पुरा स्थल प्राप्त हैं। उनका हमें नाम याद रखना है। एक है मुंडीगाक और दूसरा है सौरतिधार। मुंडीगाक, सौरतिधार। अफगानिस्तान से कितने पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं? 2। कौन कौन से? मुंडीगाक और सौरतिधार। अफगानिस्तान से कौन कौन से 2 पुरा स्थल प्राप्त हैं? मुंडीगाक और सौरतिधार। इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल अगर भारत के किस राज्य से प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल भारत के किस राज्य से प्राप्त हुए? तो गुजरात।
भारत से सर्वाधिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जिस राज्य से प्राप्त हुए वो कौन सा राज्य है? गुजरात। तो क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो आप वहां पर किस पर टिक लगाएंगे? गुजरात राज्य से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर मिले? तो सरस्वती नदी पर। याद रखिएगा, इसीलिए इसको हमने बताया था सरस्वती सभ्यता कहा गया, क्योंकि बाद में जब खुदाई हुआ ज्यादातर पुरास्थल जो प्राप्त हुए वो सारे पुरास्थल सरस्वती नदी के तट पर प्राप्त हुए। तो सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी पर सिंधु घाटी के? तो कौन सा सभ्यता किस नदी पर? सरस्वती नदी पर। लेकिन सर्वाधिक पुरास्थल किस राज्य में? तो गुजरात में। और सर्वाधिक पुरास्थल किस देश में प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के? तो भारत में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो ट्रायंगुलर था, ऐसे ही, अर्थात हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। ये ऐसे, इसके बीच में जो क्षेत्रफल है ऐसे ही, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कश्मीर हो गया, इस साइड में आपका आलमगीरपुर हो गया और इधर आपका जो है सुट्टा गेंदोर हो गया। तो इस तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें प्राप्त हुई है वो त्रिभुजाकार आकृति में जो है क्या हुई थी? विस्तार था उसका क्षेत्रफल जो बना वो मिला वो त्रिभुजाकार आकृति में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप है। और सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने बड़े क्षेत्रों में, क्षेत्रफल कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? विस्तार था। अर्थात 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? निवास करते थे। ये ट्रायंगुलर जो शेप है, इस ट्रायंगुलर शेप के बीच में जो खाली स्थान है यही क्षेत्रफल है और यही क्षेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? फैली हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और सिंधु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के जिस तरीके से नगर की योजना प्रणाली थी, जिस तरीके से नगर विकसित था, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो नगर भी विकसित हुआ था। और ऐसा प्रतीत हुआ कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो राजधानी हुआ करती थी और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पुरास्थल भी राजधानी हुआ करता था। तो इस कारण से इसका जो है स्टुअर्ड ने जो है पिगट स्टुअर्ड ने इसको क्या नाम दिया? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी। पिगट स्टुअर्ड ने हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में किसको नाम दिया? हड़प्पा पुरास्थल और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? हड़प्पा पुरास्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर जो है प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? पाकिस्तान पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला और कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, जो सिंधु घाटी की सिंधु नदी की क्या थी? सहायक नदी। जबकि मोहनजोदड़ो कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और लरकाना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में जो है कौन सा सभ्यता? मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है विकसित हुई। और कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। इस तरीके से जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा पुरास्थल को या मोहनजोदड़ो, दोनों को जुड़वा राजधानी कहते हैं। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दोनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इसको जुड़वा राजधानी के रूप में पिगट स्टुअर्ट ने नाम दिया। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा गया? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा गया? तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो लोथल को कहा गया, जो पत्तन शहर था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन शहर कौन था, बंदरगाह शहर कौन था, जहां से डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन था? लोथल। सिंधु घाटी जो गुजरात में है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या
किसे? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किस पुरास्थल को कहा जाता है? लोथल को। और लोथल कैसा शहर था? पत्तन शहर था, बंदरगाह वाले शहर थे। यहाँ से जो है व्यापार होते थे शिप के जरिए एक देश से दूसरे देश में। मेसोपोटामिया सभ्यता दूर दूर तक व्यापार किया करते थे, तो इसलिए इसे लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु क्या कहा गया? हड़प्पा कहा गया। और ये जो है कहाँ पर है ये पूरा स्थल लोथल? गुजरात का जो है अहमदाबाद जिला, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है ना। कौन सा है? कौन सा ये है? ये लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर ये जो है क्या कहते हैं पूरा स्थल लोथल पूरा स्थल विकसित हुआ था। इसे क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। जबकि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। जो भारत अगर ऐसे एग्जाम में पूछा है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन था? तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अब कौन सबसे बड़ा है? तो राखी गढ़ी। और आपको क्रम ये लेकिन याद रखना है, राखी, मोहन, हड़गढ़, धौला, काली। राखी, मोहन, हड़गढ़, धौला, काली 6 बड़े महानगर की संज्ञा दी गई है। राखी, मोहन, हड़गढ़, धौला, काली। और राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणेरी वाला और धौलावीरा, कालीबंगन, ये सब जो है बड़े महानगर थे। और जो प्रारंभ के हैं मोहनजोदड़ो और क्या कहते हैं हड़प्पा और गणेरी वाला, ये तीनों जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पर ये पूरा स्थल है? पाकिस्तान। और जो 4 हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, ये तो हमने कर लिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मीठे के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई, जिसे मीठा कहते हैं, स्वीट के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठे के रूप में किसका प्रयोग किया करते थे? शहद का प्रयोग किया करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात का मतलब एक स्थान से आने जाने के लिए, यातायात के लिए 2 पहिया गाड़ी या 4 पहिया गाड़ी, कैसी? भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी। बैल हुआ करते थे और भैंसा गाड़ी, 2 पहिया या 4 पहिया की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 2 पहिया बैलगाड़ी या 4 पहिया भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का क्या किया करते थे? किया करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रशासन था वो किसके पास था? वणिक वर्ग के पास था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन प्रशासन था, नियम कानून जो चलाता था, वो वणिक वर्ग, वणिक का मतलब होता है व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों को वणिक कहा जाता है, जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है। तो उस समय वणिक वर्ग हुआ करते थे जो व्यापार करते थे। तो वणिक वर्ग बड़े श्रेष्ठ होते हैं, बड़े धनवान होते हैं। तो उस समय धनवान होते थे, व्यापार किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का शासन प्रशासन जो था किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में था, अर्थात बनिया के हाथ में था। ये आप स्पष्ट तरीके से समझ में गए। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग ईंट का प्रयोग किया करते थे, पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते थे? टेराकोटा। आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आग में पकी हुई ईंटों को किस रूप से जानते थे? टेराकोटा के नाम से जानते थे। किस नाम से? टेराकोटा के नाम से जानते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में घर की मुखिया, घर की प्रधान कौन हुआ करती थी? महिलाएं होती थी। तो घर याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, अर्थात माता के रूप में लोगों को, पुत्र को या पुत्री को जाना करते थे। जैसे आप अभी आज के समय में आप कहीं जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो लोग पूछते हैं ये किनके पुत्र हैं? आप किसके पुत्र हैं?
पिता का नाम पूछा जाता है, तो ये क्या हो गया, पुत्र सत्रात्मक। लेकिन उस समय जब लोग समाज में जाया करते थे, तो उस समय मुखिया माता हुआ करती थे, लोग पूछते थे कि तुम्हारी माता का क्या नाम है। पहले पिता का नाम नहीं पूछा करते थे, माता के नाम से समाज में लोगों को जाना जाता था। तो इसलिए मात्र सत्तात्मक का मतलब लोगों, जो समाज के लोग थे, उनको उनकी माता के नाम से जो है क्या कहते हैं, नाम से जाना जाता था। उनकी घर की या परिवार की मुखिया जो हुआ करती थी, श्रेष्ठ हुआ करती थी, वो माताएं हुआ करती थी। इसलिए मात्र सत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, अर्थात माता महिलाएं प्रधान हुआ करती थी घर की या मुखिया। और इसी तरीके से अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र कैसा, किस चीज के वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सूती वस्त्र, कॉटन, कपास है ना, रुई जानते हैं ना, उसी से जो है सूती वस्त्र बनता है, कपास उसी को कहते हैं। तो उसका सूती वस्त्र का प्रयोग, और ठंडियों में ऊनी वुलन वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र या ऊनी वस्त्र का प्रयोग पहनने के लिए किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसा वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र या ऊनी वस्त्र। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का समाज कहता था तो मात्र सत्तात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात का साधन के रूप में किसको प्रयोग करते थे, 2 पहिया या 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठा के रूप में किसका प्रयोग किया करते थे, शहद का प्रयोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आग में पकी हुई ईंटें होती थी उनको किस नाम से पुकारते थे, टेराकोटा के नाम से। आग में पकी हुई ईंटों को किस नाम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुकारते थे, टेराकोटा। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक यहाँ पर नीचे बनाया मैंने, अगर आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये स्वास्तिक है। ये स्वास्तिक जो है, सर्वप्रथम स्वास्तिक की देन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इस स्वास्तिक का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो स्वास्तिक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने प्रयोग किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। और स्वास्तिक किस सभ्यता की, कहां से हमें प्राप्त हुआ स्वास्तिक का चिन्ह, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें स्वास्तिक का चिन्ह प्रदान किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वप्रथम स्वास्तिक का चिन्ह क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। अब हम बात कर लेते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सर्वाधिक, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप बहुत स्पष्ट तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर मिस कर जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र, सर्वाधिक दक्षिणी क्षेत्र, सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र और सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र कौन कौन सा था। तो जब हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये आपका ऊपर उत्तर, मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था, उत्तर नवपाषाण काल जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर ग्राफ में हम दिशा का आपको ज्ञान कराया था। ऊपर उत्तर, और ऊपर उत्तर तो नीचे उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। और अगर घड़ी की दिशा में हम चलें तो फिर क्या आ जाएगा, पूरब। तो उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ये दिशा है। अब ध्यान दीजिए ग्राफ में, यही आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। और घड़ी की दिशा में चलेंगे क्या जाए, ऊपू दा पा, ऊपू दा पा। उत्तर से हमें चलना है घड़ी की दिशा में, और हमें ट्रिक याद कर लेना है, ऊपू दापा, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ऊपू दापा, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ऊपू दापा, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। उत्तर ऊपर, और फिर पूरब, घड़ी की क्लॉकवाइज चलेंगे तो पूरब आएगा, फिर नीचे जाएंगे दक्षिण, और उसके बाद पश्चिम। तो सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा था, मांडा। मांडा 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 सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल था। अगर आप फिल्म अग्निपथ देखे हो तो वहां पर मांडा नाम प्रयोग हुआ, तो जम्मू कश्मीर का वही मांडा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मांडा, तो मांडा जो है कहां पर, जम्मू कश्मीर में। तो सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन था, मांडा पूरा स्थल था। और वो मांडा पूरा स्थल कहां से प्राप्त हुआ है, जम्मू कश्मीर के आखनूर जिले से। कहां से, जम्मू कश्मीर के आखनूर जिले से। जो कौन सी नदी के किनारे मांडा पूरा स्थल विकसित हुआ था, चिनाब नदी के किनारे। मांडा पूरा स्थल कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में, आखनूर जिले में। जम्मू कश्मीर के आखनूर जिले में मांडा पूरा स्थल चिनाब नदी के किनारे विकसित हुआ था।
उसे ही हम क्या बोलेंगे, सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा था, मांडा। और कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में एक नदी है चिनाब नदी, वहीं पर मांडा पुरास्थल क्या हुआ था, विकसित हुआ था। तो आज भी भारत का सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र कौन है, जम्मू कश्मीर ही हम लोग जानते हैं। ऊपर सिर बना हुआ है भारत के नक्शे में, सिर सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर ही है। अब हम इधर अगर हम बात करें, अब उत्तर के बाद दक्षिण की ओर चले आते हैं, तो सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल जो है वो दैमाबाद था। दैमाबाद कहां पर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक भारत में राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत एक अहमदनगर जिला है। महाराष्ट्र में एक अहमदनगर जिला है, और उस अहमदनगर जिले में दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद पुरास्थल जो है विकसित हुआ। और वो पुरास्थल कौन सी नदी के किनारे, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी, अब आपको कहे समझ में आ रहा होगा कि प्रवरा नदी तो अब तो है ही नहीं, तो वो प्रवरा नदी आज के समय में गोदावरी नदी कहलाती है। ठीक है ना, तो आपको स्पष्ट ध्यान रखना है, नहीं तो प्रवरा नदी आप महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में ढूंढते रहें और मिले नहीं, तो प्रवरा नदी को कहीं कहीं पर आपको गोदावरी नदी भी मिल जाएगा, प्रवर या प्रवरा नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन था, दैमाबाद था। और दैमाबाद कहां पर, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सा जिला, अहमदनगर जिला। और अहमदनगर जिला और वहां पर जो दैमाबाद पुरास्थल था कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था, प्रवरा नदी या प्रवर नदी, जिसे गोदावरी नदी भी कहीं कहीं मिलेगा। तो आपके मन में एक समस्या आ रही होगी कि सारे पुरास्थल क्यों नदियों के किनारे ही मिल रहे थे, क्योंकि उस समय मानव को पानी की जरूरत होगी कि नहीं होगी, या खेती करेंगे कृषि करेंगे तो उनको खेती की जरूरत होगी कि नहीं। तो खेती कृषि करने के लिए, पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए उनको पानी की जरूरत होती थी। इसलिए जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के मानव हुआ करते थे वो नदियों के किनारे ही विकसित जो है स्थापित होते। आज के समय में ही देख लें, कोई भी बड़ा जो जिला है वो आपको नदी के किनारे, जैसे मेरठ, मेरठ आप याद रखें जो आगरा जिला है तो यमुना नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। तो कहने का मतलब है, जैसे मुंबई है तो एक समुद्र तटीय किनारा है, समुद्र तट के किनारे, गुजरात समुद्र तट के किनारे। तो कहने का मतलब जो बड़े जिले होंगे या नगर होंगे वो नदियों के किनारे, जिससे पानी की अव्यवस्था ना हो। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल हुआ करते थे वो सारे पुरास्थल के लोग नदियों के किनारे बसा करते थे। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक उत्तरी कौन सा हो गया, मांडा, जम्मू कश्मीर अखनूर जिला और चिनाब नदी। और दक्षिणी कौन सा हो गया, कौन सा, दैमाबाद, कौन सा, महाराष्ट्र अहमदनगर जिला। और कौन सी नदी, प्रवरा या प्रवर नदी, जिसे गोदावरी भी कहते हैं। अब पूर्वी बात करते हैं, तो सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल जो था आलमगीरपुर था। कौन सा, आलमगीरपुर। और वो आलमगीरपुर कहां पर है, तो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर पुरास्थल है, जो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था, हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे कौन सा पुरास्थल विकसित हुआ था, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला। और सर्वाधिक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन था, तो आप बताएंगे आलमगीरपुर। कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, कहां, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो था वो सुत्का गेंडोर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन था, सुत्का गेंडोर। और वो सुत्का गेंडोर जो था वो कौन से राज्य में, कौन से देश में है, तो पाकिस्तान में है। और सारे तो आपको भारत में दिख गए, लेकिन पश्चिम में पाकिस्तान है ना, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र जो था सुत्का गेंडोर, वो कहां पर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत मकरान जिला है। मकरान जिला कौन सा, कहां पर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत है, राज्य है, और वहां पर एक मकरान जिला है। उस मकरान जिले के अंतर्गत एक पुरास्थल है जिसका नाम है सुत्का गेंडोर। और वही सुत्का गेंडोर दास्क नदी के किनारे विकसित हुआ। तो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन था, तो सुत्का गेंडोर। और सुत्का गेंडोर कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत मकरान जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे पुरास्थल विकसित हुआ, तो कौन सी, दास्क नदी के किनारे।
सर्वाधिक उत्तरी मांडा, सर्वाधिक दक्षिणी दैमाबाद, सर्वाधिक पूर्वी आलमगीरपुर, सर्वाधिक पश्चिमी सुतका गेंडोर। उत्तर में कौन सी नदी थी? चिनाब। पूर्व में कौन सी नदी थी? हिंडन। और दक्षिण में प्रवरा या प्रवर नदी। और पश्चिम में कौन सी नदी? आप यहाँ पर दास्क नदी देखेंगे। कौन सी नदी? दास्क नदी। तो आशा करते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से समझ। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण तक का जो क्षेत्र फैला हुआ था उसकी दूरी कितनी थी। उत्तरी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी क्षेत्र की दूरी जो थी 1400 किलोमीटर थी। 1300 प्लस 300 किलोमीटर और नीचे 1300 प्लस 300 किलोमीटर इज इक्वल टू 1400 किलोमीटर। उत्तर से पश्चिम तक की जो दूरी थी अर्थात मांडा से लेकर दैमाबाद की जो दूरी थी वो 1400 किलोमीटर थी। जबकि पश्चिम से पूर्व तक की दूरी या पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी थी अर्थात सुक्का गेडोर से लेकर आलमगीरपुर तक की जो दूरी थी वो 1600 किलोमीटर थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दूरी पश्चिम से पूर्व तक की कितनी किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ था? 1600 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक या दक्षिण से उत्तर तक की कुल कितने किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ था? तो 1400 किलोमीटर तक अर्थात 1300 किलोमीटर और नीचे आएंगे 300 और जुड़ जाएगा 1300 प्लस 300 इज इक्वल टू 1400 किलोमीटर। इस तरीके से हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है और समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आप कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई समस्या रह जा रही है आप कमेंट करके बताइए, उसमें हम और सुधार करेंगे। तो धन्यवाद, टेक केयर। फिर से हम नए वीडियो के साथ नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।